अकारिकी या पादप जगत, ये सब के बारे में पढ़ा। पादप जगत, फिर पादप अकारिकी। पादप अकारिकी के अंदर जड़ की आकारिकी, तने के आकारिकी, पत्ते के आकारिकी, फल की आकारिकी और फिर बीज की। उसके बाद हम जो जितने हमने पेड़ पौधे, जितने प्रकार के हमने पादप पढ़े, अब उन सारे पादपों के अंदर किस तरीके के ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पादप ऊतक शब्द का प्रयोग या फिर ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिचेट ने किया। उसके बाद जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर क्या हम ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं या फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसे नाम दिया गया ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी। उसके बाद जो जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम क्या ऊतक के बारे में पढ़ते हैं या फिर ऊतक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मेयर ने 1891 या फिर 1891 में इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जो ऊतक थी और ऊतक की जो शाखा थी यानी कि हिस्टोलॉजी, ये सब का क्या किसने किया, स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, मार्सेलो मालपिघी ने किया। ये सारी चीज़ आप साथ में नोट करते जाइएगा। सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग बिचेट ने किया। उसके बाद जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होगा, ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी। उसके बाद इसकी शाखा यानी कि बायोलॉजी की शाखा कौन सी, जिसके बारे में ऊतक के बारे में पढ़ते हैं यानी कि हिस्टोलॉजी, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मेयर ने किया 1891 में। उसके बाद ये सब को इस्टेब्लिशमेंट या फिर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो इटालियन वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिघी को। उसके बाद फिर ऊतक क्या है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को सबसे पहले चैप्टर में या अपने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं और विभाजित होकर एक से अनेक बनती हैं। वो विभाजित होती जाती है और बढ़ती जाती है, फिर सारी कोशिकाएं आपस में जमा होकर आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और उसके बाद फिर वो ऊतक सारे मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, जिनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। उसके बाद हम कौन से ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो वे ऊतक जिनमें क्या डिवीज़न या फिर विभाजन होता है या फिर रैपिड या लगातार रेगुलर विभाजन होता है या फिर डिवीज़न होता है, यानी कि जो कोशिकाएं लगातार 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे वे लगातार विभाजित होती रहेंगी, अपना काम वो नहीं रोकेंगी, लगातार एक फ्लो में, एक लय में वो अपना काम करती रहेंगी और क्या वो ऊतक बनाती रहेंगी। और फिर वे ऊतक क्या पौधे के अलग अलग भागों में जाकर उनके भागों को बढ़ाते रहेंगे या फिर उन भागों को नियमित रूप से क्या बढ़ाते जाएंगे या फिर उनका क्या विकास करते जाएंगे। तो वे ऊतक कौन से ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या ये पौधों के जो भाग बढ़ते हुए रहते हैं यानी कि पौधों के शीर्ष भागों में ये ऊतक ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो मान लीजिए 2 कोशिकाएं हैं ए और बी, तो जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो या तो केवल ए प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी या तो केवल वो बी प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ए और बी दोनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, नहीं, ये तो केवल या फिर ए प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी या फिर केवल बी प्रकार की कोशिकाओं से। इसलिए बोला गया है केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो ये कोशिकाएं आकार में गोलाकार होती हैं या फिर अंडाकार होती हैं या फिर मल्टी सरफेस वाली होती है, यानी कि उसमें अनेक सतह अलग अलग पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका आकार हो गया, वे कैसी होती हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, वे हो गया। उसके बाद फिर क्या, ये कोशिकाएं परस्पर बहुत सघन रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इनमें क्या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो ये क्या है, ये कोशिकाएं विभाजित होकर बढ़ रही हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये कोशिकाएं इतनी सघन होती हैं या फिर इतनी एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एक दूसरे से लगी हुई होती है कि इनके बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता, स्पेस या फिर खाली जगह नहीं पाई जाती।
ये इतने सघन और इतने चिपके हुए अवस्था में होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये कंडेंशनली यानी कि आपस अपने आसपास बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी जगह नहीं होती, ये बिल्कुल अपने आसपास एक दूसरे को बिल्कुल ही जकड़ कर या फिर एक दूसरे से बिल्कुल ही चिपक कर होती हैं ये ऊतक। उसके बाद फिर ऐसे ऊतकों की कोशिका में संघनित साइटोप्लाज्म और बड़े केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसे ऊतक, कैसे ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक में क्या इनके केंद्रक आकार में बाकी कोशिकाओं के केंद्रक से बड़े होते हैं। और क्या विभाज्योतक ऊतक, इसी का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम हिंदी में क्या है, विभ्योजोतक ऊतक। नाम इसका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, यही अच्छा होगा कि आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखें। हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ दे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद फिर इसका मुख्य कार्य क्या, निम्रित तीव्र कोशिका विभाजन, यानी कि जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, यहाँ पे वही बोला गया है कि कोशिकाएं नियमित रूप से रेगुलरली क्या विभाजित होती रहती है, विभाजित हो होकर क्या नए नए ऊतकों का निर्माण करती रहती है, ऊतकों को बढ़ाती रहती है, वही क्या इसकी विशेषता है। उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटिक ऊतक के प्रकार, तो ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये ऊतक 3 प्रकार के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद फिर पार्श्व विभाज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, उसके बाद फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 प्रकार के हो गए, यानी कि जो पादप ऊतक है उसे सबसे पहले क्या 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया, उसके बाद फिर क्या स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे सीधी बात है क्या, जो पादप ऊतक है उसे 2 भागों में क्लासिफाइड या फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब इसका वर्गीकरण किसमें हुआ, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और क्या स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू में, ये 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी उसे क्या आगे 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग कौन कौन से थे, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू थे उसे भी 2 भागों में बांटा गया, सरल ऊतक और जटिल ऊतक या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और उसके बाद फिर सरल ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया और जो जटिल ऊतक थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक को जो 3 भागों में बांटा गया उसके वो 3 भाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहला भाग क्या, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या है, ऐसे ऊतक पौधों की जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अब पौधों की जड़ों और तनों के शीर्ष पर क्यों, तो तने के वे शीर्ष जो बढ़ते रहते हैं, जो क्या आगे अभी और बढ़ेंगे, और वे जड़ के शीर्ष जहाँ पर क्या जड़ और आगे बढ़ेंगी और आगे जाएंगी, वहाँ पर ये ऊतकें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, मेरिस्टेम ऊतक कहाँ पर, पौधों की जड़ों पर और तनों के शीर्ष पर, जो क्या बढ़ने वाले हैं या फिर बढ़ रहे हैं और प्राथमिक विकास के लिए सीधा प्रक्रिया करते हैं। यानी कि ये लोग जब बढ़ने वाले रहते हैं वहाँ पर ये ऊतकें जाएंगी, वहाँ पर रुक जाएंगी और फिर क्या उस अंग की सहायता करेंगे कि भाई तुम और बढ़ो, हम साथ हैं, हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद पत्तियों की कलिका एवं पंखुड़ियों की कक्षाओं में और कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम पौधों की जड़ों पर पाए जाते हैं, और क्या तनों के वे भाग जो बढ़ रहे होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और कलियों यानी कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, और पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मेरिस्टेम ऊतक के अंदर पाए जाने वाले एपिकल मेरिस्टेम के ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पौधों की जड़ें जो कि बढ़ने वाली होती हैं, और तनों के शीर्ष और कलिकाएं और पंखुड़ियों में। उसके बाद फिर लेटरल मेरिस्टेम, ये क्या है, आमतौर पर ऐसे ऊतक पौधों के अंगों के द्विबीजपत्री जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो ये भी तनों के ही शीर्ष पर पाए जाते हैं, बस अंतर क्या है, द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधे यानी कि इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, देख लो बीज है, बीज से नया पौधा निकला, तो अगर इसमें शुरुआत में एक पत्ती निकल रही है तो ये एक बीजपत्री पौधा होगा, और अगर इसमें शुरुआत में ऐसे 2 पत्तियां निकल रही है तो क्या होगा, ये द्विबीजपत्री पौधा होगा। उसके बाद फिर लेटरल मेरिस्टेम क्या है, कोशिकीय विभाजन के माध्यम से जड़ों और तनों का घेरा अचानक बढ़ जाता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे,
तनों और जड़ों का घेरा, तो मतलब तना और जो जड़ है उसके चारों ओर क्या जो आवरण पाया जाता है, जो किसके लिए होता है, उनकी रक्षा के लिए होता है, उन्हें ये अचानक बढ़ा देता है। अभी अचानक कैसे बढ़ाएगा, वही चीज़ है कि कोशिकाएं यहाँ पर विभाजित हो रही हैं, 2 से 4 हो रही है, 4 से 8 हो रही है, 8 से 16 हो रही है, बिल्कुल बढ़ते जा रही हैं, अपना काम ये लगातार चलाए जा रही है। तो ये विभाजित हो रही हैं, विभाजित होकर क्या ये जिस अंग पर पाई जाएंगी पौधे के, उसको क्या कोशिकाएं विभाजित हुई, विभाजित होकर नए नए ऊतक बनाई। अब वे ऊतक जाके एक एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं और क्या पौधे के उस अंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर वही चीज़ है कि जो उनके बाहरी आवरण है या फिर जो उनके चारों तरफ जो घेरा पाया जा रहा है, वहाँ क्या ये विभाजित होकर उस अंग को अचानक बढ़ा दे रही है। अचानक बढ़ने का काम यही है कि बहुत अधिक तेजी से क्या ये विभाजित हो रही है। उसके बाद फिर क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है, इस प्रकार के ऊतक वास्तव में शीर्षस्थ मेरिस्टेम यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो हमने पहले पढ़ा, एपिकल के बाद क्या पढ़ा, लेटरल, और लेटरल के बाद इंटरकैलरी। तो ये किसके होती है, जो एपिकल है उनका ही एक भाग होती है, उनका ही एक अवशेष होती है, लेकिन ये उनसे अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है, यानी कि ये स्थायी रहती है, वही रहती है, ये टिश्यू मरती नहीं है, ये स्थायी उसी जगह पर बनी हुई होती है। इसलिए क्या ये एपिकल टिश्यू से अलग हो जाती है अपने इसी गुण के वजह से, क्या स्थायी होने के वजह से। उसके बाद ऐसे ऊतकों की क्या सक्रियता पौधों की लंबाई बढ़ाती है। अब पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो पौधों के बढ़ने वाले अंग है वहाँ पर है, और पौधे को खुद ही विभाजित होकर बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग भी छोटे बच्चे रहते हैं, फिर बच्चे से बड़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ते जाती है, तो हमारे में भी क्या कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, ऊतक विभाजित हो रहे, बस यही चीज़ है। उसके बाद इस प्रकार के ऊतक विशेष रूप से उन पौधों के लिए उपयोगी होते हैं जिनका शीर्ष भाग आमतौर पर शाकाहारी जानवरों द्वारा खाया जाता है। तो जैसे कि जानवरों द्वारा खाई जाती है, तो क्या घास का जड़ वाला भाग वो लोग खाते हैं क्या, नहीं, वो लोग जड़ से उखाड़ कर घास को तो नहीं खाते हैं, जो घास का ऊपरी भाग रहता है उसे जानवर खाते हैं। तो बस ये क्या उन्हीं ऊपरी भागों में पाई जाती है। मान लीजिए घास है, तो घास का ऊपरी भाग जिसे जानवर खाएंगे, वहाँ पर कौन सी ऊतक उपस्थित होगी, तो वहाँ पर उपस्थित होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऊतक। उसके बाद फिर स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक कहाँ से आया, देखो जैसे कि मैंने बताया जो प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, उसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक तो क्या मेरिस्टेम ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू। तो ये उसका पहला भाग खत्म हो गया, मेरिस्टेम ऊतक वाला या मेरिस्टेम टिश्यू वाला भाग खत्म हो गया। उसके बाद अब शुरू होता है परमानेंट टिश्यू वाला भाग। तो परमानेंट टिश्यू वाले भाग के अंदर 2 पाया जाता है, इसके भी आगे 2 भाग है, कौन कौन से, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल टिश्यू या फिर सरल ऊतक पढ़ेंगे। तो क्या परमानेंट टिश्यू क्या है, ये वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं परिपक्व हो चुकी ही होती है और कोशिका विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। ये ऊतक मृत या जीवित हो सकते हैं। सीधा सा बात क्या है, स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं जो क्या पहले ही मैच्योर हो चुके हैं या फिर पूरे विकसित हो चुके हैं। जो ऊतक है, अब देखो इंसान से ही हम लोग इसका उदाहरण देते हैं। पहले बच्चा छोटा था, बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो पढ़ने गया, शादी हुई, जॉब लगी उसकी, बूढ़ा हुआ, उसके बाद वो क्या आखिरी में या तो वो डेथ की ओर जाएगा या तो क्या वो बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगा। तो बस इस ऊतक की वही कहानी है कि क्या अब ये बूढ़ा हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से विकसित या फिर मैच्योर हो चुका है। इसके जितने काम थे, मतलब इसे जितने बार विभाजित होना था, जिन अंगों को जाकर बढ़ाना था, वे उस जगह पर पहुंच चुका है और ये अपने आखिरी स्टेज पर है। इस स्टेज पर या तो वो मृत हो जाएंगे या तो फिर स्थायी बने रहेंगे, आगे वो कोई काम नहीं करेंगे। इनके जितने काम थे ये ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन, स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू। तो इसका भाग क्या है, सरल ऊतक या फिर सिंपल टिश्यू। तो ऐसे स्थायी ऊतक समान कोशिकाओं या फिर आइडेंटिकल सेल से बने होते हैं जिन्हें सरल ऊतक कहते हैं।
तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो क्या समान कोशिकाओं या एक ही तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, जैसे कि मैंने बताया था ए टाइप कोशिका और ए टाइप कोशिका और बी टाइप कोशिका, ए टाइप सेल और बी टाइप सेल, तो जो केवल ए टाइप सेल से बने हो या फिर केवल बी टाइप सेल से बने हो, आपस में मिश्रित ना हो, आपस में क्या एक साथ ना हो, वे क्या है सरल ऊतक, यानी कि केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाई हुई है, वो क्या है सरल ऊतक, जिन्हें सरल ऊतक कहा जाता है। अब सरल ऊतक के आगे और 3 भाग हैं, तो वो 3 भाग में से एक भाग हम आज पढ़ेंगे और फिर बाकी 2 भाग, और उसके बाद जो क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और उसके जो 2 भाग है वो हम लोग कल या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पैरेन्काइमा क्या है कि अत्यंत सरल प्रकार के स्थायी ऊतक है जिनकी कोशिकाएं आमतौर पर आइसोडायनेटिक होती है, लेकिन विभिन्न अंगों के पड़ोसी कोशिकाओं के दबाव के कारण, सीधा यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है पैरेन्काइमा, यानी कि सरल ऊतक के अंदर जो आ रहे हैं, तो ये भी एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन क्या है इनका आकार किन्हीं कारणों से बदल जाता है। तो वे कारण कौन कौन से हैं? वे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, जैसे कि इसके आसपास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पड़ोसी कोशिकाएं, यानी कि ये जो सेम प्रकार की या एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं वो तो आपस मिलकर ऊतक बना दी, इनके आस पड़ोस में, इनके अगल बगल में भी और भी ऊतक होंगे, नाइबरिंग टिश्यूज होंगे, वो क्या है इसे क्या धक्का देंगे या फिर आपस में दबाएंगे, तो दबाने से क्या ये टिश्यू या फिर ये क्या है ऊतक, इनमें क्या प्रेशर पड़ेगा, तो मान लीजिए ये क्या है बगल वाला ऊतक इसको धक्का दिया और ये ऊतक ऐसे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये दूसरा जो ऊतक है क्या होगा वो ऐसे अंदर की ओर चपट जाएगा, क्योंकि ये ऊतक आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो ये दब गया, तो क्या हुआ इसका आकार बदल गया। तो बस वही चीज़ बताया जा रहा है कि किन्हीं कारणों से या फिर पड़ोसी ऊतकों की वजह से क्या इनका आकार बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान या फिर इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद होते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था क्या कि कुछ कोशिकाओं के बीच क्या इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं थे या फिर बीच में स्थान नहीं बच रहा था, इतने ज़्यादा सघन थे, लेकिन इनमें क्या है कोशिकाएं कुछ दूरी पर होंगी, जिससे इन पे किनारे पर बीच में क्या होगा स्पेस या फिर खाली स्थान बच जाएगा। किसमें? पैरेन्काइमा ऊतक में बीच में कोशिकाओं के क्या जगह बच जाएगी या फिर इंटरसेल्युलर स्पेस बच जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो क्या है मीसोफिल में, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में, फल वाले भाग यानी कि फल का जो पल्प है यानी कि आम का जो फल है उसमें जो भाग हम लोग खाते हैं, पत्ती और बीज तो खाते नहीं हैं, उसके जो बीज का भाग है जो हम खाते हैं वहाँ भी यही ऊतक पाई जाएंगी। ये सारी जगहों में कहाँ मेसोफिल, भ्रूणपोष और फ्रूट पल्प यानी कि फल के गुदा वाले भाग में क्या पाया जाएगा? पैरेन्काइमा ऊतक। उसके बाद फिर ये ऊतक क्या फूड स्टफ यानी कि ये खाद्य पदार्थ संग्रहित कर रही है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था अंडाशय में है वो खाद्य पदार्थ संग्रह कर क्या फल का रूप बना लेती है। फल आ गया तो फल क्या अपने अंदर खाद्य पदार्थ बना के रखा है, खाद्य पदार्थ अपने अंदर जमा रखा है, फल को हम खाते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि ये ऊतक अपने अंदर खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखती है या फिर अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पौधे के कुछ विशेष अंगों में पैरेन्काइमा कोशिका कुछ अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित किए जाते हैं, यानी कि ग्रोथ के लिए किए जा रहे हैं और दूसरे कामों जैसे कि इसने क्या फूड स्टोर करके रख लिया या फिर फूड या भोजन संग्रहित करके रख लिया। ये कुछ उसके अन्य कार्य भी किसके? ऊतक के। कौन से ऊतक? पैरेन्काइमा ऊतक। उसके बाद यदि कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हो तो प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होती है। अब ये तो हम लोग को पता है पौधे के जिस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और वो क्या भोजन बनाएगा। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो सरल कोशिका है जो सरल ऊतक है या जो सिंपल ऊतक है, सिंपल टिश्यू है, उसके एक भाग के बारे में या फिर उसके एक प्रकार के बारे में हमने पढ़ा जो क्या था? पैरेन्काइमा। इसके बाद उसके जो आगे 2 प्रकार और बचे हुए हैं, जो 2 भाग बचे हुए हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
और उसके अलावा सिंपल टिश्यू के बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी 2 भाग हैं, उसके बारे में भी हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, और आप लोग थोड़ा ना जल्दी अब से करेक्ट 4 बजे ऐड हो जाएंगे ना। थैंक यू।